जय हिंद दोस्तों, आई होप यू ऑल आर वेल। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मैं आशीष भंडारी स्वागत करता हूँ इकोनॉमिक्स के नए लेक्चर्स में। तो आज पढ़ने वाले हैं हम मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग को हम पूरा करेंगे और हम समझेंगे आज सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ेंगे, कमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ने वाले हैं हम। उसमें पढ़ेंगे बहुत से सेंट्रल बैंक। जब हम बैंकिंग सिस्टम पढ़ते हैं तो इससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेक्ट हैं उनको अब समझेंगे। ठीक है, आपके आता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, ठीक है, और भी बहुत सारे बैंक वर्क्स ऑफ द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक्स, मतलब कि केंद्रीय बैंक के कार्य, केंद्रीय बैंक होता क्या उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो मेनली मनी एंड बैंकिंग के बारे में पैसा रुपया इससे संबंधित जितने भी एक्सपेक्ट है, संदर्भ है, उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे सामने आपके स्क्रीन में लिख रहा होगा सेंट्रल बैंक। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक? सेंट्रल बैंक क्या होता है उसको समझते हैं। केंद्रीय बैंक इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक क्या होता है उसको समझते हैं। सबसे पहले तो सेंट्रल बैंक अपेक्स इंस्टीट्यूट विच प्लेज अ लीडिंग रोल इन ऑर्गेनाइजिंग, रेगुलेटिंग, सुपरवाइजिंग एंड डेवलपिंग द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ अ कंट्री। मतलब एक देश के अंदर एक शीर्ष संस्था जो किसी देश की बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली को व्यवस्थित करने, विनियमित करने, पर्यवेक्षण करने और विकसित करने में अग्रणी भूमिका निभाती है, केंद्रीय बैंक कहलाती है। जैसे कि हमारे देश में क्या है, आपका हर एक बैंक में एक क्या होता है, केंद्रीय बैंक, मेन बैंक होता है, उसको बोलते हैं हम केंद्रीय बैंक। जैसे कि आपका भारत में क्या है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, जितने भी बैंकिंग सिस्टम है, बैंक्स चल रहे हैं, तो उनको क्या करता है, रेगुलेट करता है, उनको समझाता है क्या करना है क्या नहीं करना है, उनके लिए क्या बनाता है, रूल्स एंड रेगुलेशन तैयार करता है, उन पर ध्यान रखता है और उनको विकास के लिए, विकसित करने के लिए, उनकी ब्रांचेस को एक्सपेंड करने के लिए भी लाइसेंस भी देता है। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक क्या है, एक ऐसी शीर्ष संस्था जो बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली में, मतलब कि बैंकिंग मतलब कि आपका पैसों का लेन देन से संबंधित हो, ठीक है ना, और वित्तीय मतलब कि पैसों की बात जहाँ पर होती है। ठीक है, प्रणाली को व्यवस्थित करने और विनियमित करने और पर्यवेक्षण पर ध्यान रखने के लिए और विकसित करने में एक अग्रणी भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक क्या होता है, जैसे आपके घर में क्या होता है, दादाजी और उनके कुछ बेटे होते हैं या बेटी होते हैं। ठीक है, तो दादाजी क्या हो गए आपके सेंट्रल बैंक और उनके बेटे क्या हो गए आपके कमर्शियल बैंक, जो अन्य बैंक्स आते हैं, जैसे कि SBI, पंजाब नेशनल बैंक, ATC। ठीक है, फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक्स। आप समझते हैं सेंट्रल बैंक जो होता है आपका, वो क्या कहते हैं, आपका ये केंद्रीय बैंक जो होता है, जैसे RBI, इसके कार्य क्या होते हैं। ठीक है, केंद्रीय बैंक के कार्य क्या होते हैं उसको समझते हैं, कौन कौन से कार्य करता है। इसके मेनली 4 कार्य हैं, वैसे तो बहुत सारे कार्य करता है, मेन कितने कार्य हैं इसके, 4 कार्य। पहला आता है केंद्रीय का, पहला आता है बैंक ऑफ इश्यू, निर्गम बैंक, नोट जारी करना। गवर्नमेंट बैंक सरकार का बैंक होता है ये। बैंकर्स बैंक बैंकों का बैंक के रूप में भूमिका निभाता है। और ऋण नियंत्रक, कंट्रोल ऑफ द डेबिट। जब मार्केट के अंदर आपका इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन जब आती है, मंदी और महंगाई, जिसको मंदी बोल लीजिए, इसको बोलते हैं अपस्फीति, डिफ्लेशन इन्फ्लेशन बोल लीजिए, महंगाई जिसको बोलते हैं आप स्फीति। तो उस दौरान जो क्या कहते हैं आपका सेंट्रल बैंक होता है, क्या कहते हैं, क्रेडिट को मतलब क्रेडिट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। मतलब कि जो मनी की सप्लाई होती है उसको कंट्रोल करके क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करता है। समझेंगे इसको आगे जाके। ठीक है, पहला ऐसा काम आता है बैंक ऑफ इश्यूज, फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक, मोनोपोली ऑफ द नोट इशू। केंद्रीय बैंक का काम, बैंक ऑफ इशू कार्य, नोट जारी करने का अधिकार, इसको हम कह सकते हैं नोट जारी। बैंक ऑफ इशू का मतलब होता है नोट जारी करने का अधिकार पूरे देश के अंदर। मोनोपोली का मतलब होता है एक अधिकार, मतलब कि सिर्फ नोट जारी करने का अधिकार किसको होता है पूरे देश के अंदर, सेंट्रल बैंक को। जैसे भारत में किसको है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। ठीक है, 49A क्लॉज था, उसके तहत इसकी क्या होती, स्थापना होती। द सेंट्रल बैंक इज गिवन द सोल मोनोपोली ऑफ इशूइंग करेंसी इन ऑर्डर टू सिक्योर कंट्रोल ओवर द वॉल्यूम ऑफ करेंसी एंड क्रेडिट दीज नोट्स सर्कुलेट्स थ्रू आउट द करेंसी एज लीगल टेंडर। मुद्रा और ऋण की मात्रा पर नियंत्रित सुरक्षित करने के लिए केंद्रीय बैंक को मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार दिया जाता है।
ये नोट पूरे देश में वैध मुद्रा के रूप में प्रचलित में रहते हैं। कहने का मतलब ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जितने भी नोट जारी किए जाते हैं वो क्या होते हैं, वो पूरे देश में कोई इसको लेने से मना नहीं कर सकता है। लीगल क्या है, लीगल टेंडर है। देयर आर 2 रीजन्स फॉर गिविंग द मोनोपोली पावर ऑफ द नोट इशू टू द सेंट्रल बैंक। इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है इससे नोट प्रचलन में एकरूपता आती है। पहला तो इट ब्रिंग्स अबाउट द यूनिफॉर्मिटी इन द नोट सर्कुलेशन। मतलब कि देश में अगर मान के चलो अगर एक ही जगह से नोट जारी हो रहे हैं तो उसके साइज़ कलर उसमें क्या नहीं आएगा, अंतर नहीं आएगा। और अंतर नहीं आएगा तो जो जाली नोट होते हैं, जो नकली नोट होते हैं, उनमें अंतर करने में हमें आसानी हो जाएगी। ठीक है। दूसरा इसका इट गिव्स अ सेंट्रल बैंक सम डायरेक्ट कंट्रोल ओवर मनी सप्लाई। ठीक है। और ये क्या करता है, इससे केंद्रीय बैंक को मुद्रा आपूर्ति पर कुछ प्रत्यक्ष नियंत्रण मिलता है। मतलब कि जब मुद्रा आपूर्ति क्या होती है उसको बोलते हैं मनी सप्लाई। मुद्रा आपूर्ति मतलब होता है देश के पास कितना पैसा है, उसी देश के पास कितने टोटल नंबर ऑफ सिक्के हैं और क्या है आपके नोट है, उनको जोड़ दिया जाए तो क्या कहलाता है, मुद्रा की आपूर्ति। ठीक है। तो जब सरकार को क्या कहते हैं मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करना पड़ता है, मतलब कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करना पड़ता है, तो वो कौन कर सकता है, किसके थ्रू कर सकता है, आपका सेंट्रल बैंक के थ्रू कर सकता है। अगर वो चाहती है कि मार्केट के अंदर नोटों की कमी आए तो वो पीछे से नोट जारी करना बंद कर देगी। ठीक है, कुछ टाइम के लिए। और चाहती है कि मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाए मार्केट के अंदर, क्या कहते हैं इन्फ्लेशन की स्थिति में, तो क्या हो जाएगी आपकी, उसको बढ़ा देगा। ठीक है। ठीक है। पहला काम क्या होगा, नोट को जारी करने का अधिकार इनके पास होता है, इसके पास, सेंट्रल बैंक के पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा आता है एक्सप्लेन गवर्नमेंट्स बैंक्स फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। केंद्रीय बैंक की सरकारी बैंक के कार्य की व्याख्या करें, आपसे पूछ लेगा 5 नंबर में, 6 नंबर में। ठीक है, एक्सप्लेन गवर्नमेंट्स बैंक फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। ठीक है, आप उसको समझते हैं, बैंकिंग व्यवसाय, बैंकिंग बिजनेस, इट एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड मेक पेमेंट एंड कैरीज आउट एक्सचेंज ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। पहले काम क्या करता है, सरकारी बैंक होने के नाते ये बैंकिंग व्यवसाय को संभालता है। कैसे, कि सरकार की ओर से जमा स्वीकार करता है, भुगतान करता है और विनिमय करता है। कहने का मतलब ये है कि नोटिस करना हो कि सरकार को अगर कोई भी सरकार बाय करती है, कोई चीज़ खरीदती है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो उसका भुगतान कौन करेगा, आपका आरबीआई। ठीक है, बजट बनता है हर साल, सरकार इतनी सारी योजनाएं परियोजनाएं लागू करती है, तो उनका खर्चा जितना पैसा जाता है वो कहाँ से जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के यहाँ से जाता है। बहुत सारी योजनाएं होगी। ठीक है, वो उनके लिए पैसा कहाँ से होता है, जारी होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। एक्सटेंड्स लोन्स, मतलब कि सरकार का बैंक होने का नाते क्या कि दूसरा काम क्या करता है, एक्सटेंड लोन्स, मतलब कि ऋण प्रदान करता है। इट्स प्रोवाइड शॉर्ट टर्म क्रेडिट टू द गवर्नमेंट बाय प्रिंटिंग मनी अगेंस्ट इट्स सिक्योरिटी बिल्स टू फाइनेंस गवर्नमेंट डेफिसिट। देखो डेफिसिट क्या होता है समझाता हूँ। जब सरकार की जो प्राप्तियाँ होती है, कुल प्राप्तियाँ होती है, वो कुल खर्चे से कम होती है। जब सरकार, मतलब कि सरकार के पास पैसा क्या हुआ, कम आया, और उसके खर्चे क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, तो उन खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार क्या करती है, सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट किससे, सेंट्रल बैंक से लोन लेती है। तो सेंट्रल बैंक लोन कैसे देती है उसको लोन देती है नोट छाप कर। ये चीज़ तो पहले अब बंद हो चुकी है, पहले ये चीज़ ऐसे ही किया जाता है। ठीक है। एजेंट, अ सेंट्रल बैंक आल्सो प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज एज एजेंट ऑफ अ गवर्नमेंट, इट मैनेज पब्लिक डेब्ट। ठीक है, मतलब कि सरकार का बैंक होने के नाते एक एजेंट के रूप में भी काम करता है। कौन, आपका केंद्रीय बैंक, मतलब कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। जैसे कि एग्जांपल दूं, जैसे कि एक केंद्रीय बैंक सरकार के एजेंट के रूप में विभिन्न सेवाएं भी प्रदान करता है। ये सार्वजनिक ऋणों का प्रबंधन करता है, मतलब कि उसको बोलते हैं पब्लिक डेब्ट। देखो
किसको किसके यहाँ से कितना पैसा आया, किस किस सरकार के पास कितना पैसा है, किसको कहाँ से कहाँ लोन चल रहा है, ठीक है। और पब्लिक डेट समझते हो, वहाँ से बाहर से कितना पैसा आया या फिर कितना हमें लोन दे रखा है, इन सबको मैनेज कौन करता है? आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। एडवाइज़र, सेंट्रल बैंक गिव एडवाइस टू दी गवर्नमेंट रिगार्डिंग टैक्सेशन, इंटरेस्ट रेट्स एंड क्रेडिट एक्सपेंशन। सलाहकार के रूप में जो केंद्रीय बैंक होता है वो क्या करता है? कराधान, ब्याज दरें, ऋण विस्तार के बारे में सरकार को क्या देता है? सलाह देता है, ठीक है। आप समझते हैं। थर्ड, बैंकर्स बैंक एंड सुपरविजन, बैंकर का बैंक और पर्यवेक्षक, ठीक है। एज एन बैंकर एक्ट एज, तीसरा काम क्या होता है इसका? बैंकर्स बैंक, मतलब कि बैंकों का बैंक। पहले इसके अंदर क्या आएगा? एज एन बैंकर एक्ट एज कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल एंड अदर बैंक मेंटेन्स डिपॉजिट ऑफ कैश रिजर्व एज रिक्वायर्ड बाय द कमर्शियल बैंक, ठीक है। देखो, एक बैंकर के रूप में वाणिज्य और अन्य बैंकों के नकदी भंडार के संरक्षण के रूप में कार्य करता है। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा आवश्यक नकदी भंडार जमा करता है। देखो, हर बैंक में क्या होती है? जमा होती है, क्या होती है? कुछ ना कुछ पैसा जमा होता है, उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, जिसको बोलते हैं नकद आरक्षित अनुपात। देखो, जो जितनी भी आपने, आप मान के चलो आपने पैसा जमा करा है, कहाँ पैसा जमा करा है आपने? अभी थोड़ा देखता हूँ, 2 सेकंड रुकिए। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। मतलब कि हर रोज़ क्या होता है? कुछ ना कुछ पैसा क्या करते हैं आप? जमा कराते हो अपने बैंक में। आरबीआई, एसबीआई, कुछ ऐसे बहुत से लोग बैंकों का यूज़ करते होंगे। तो सरकार क्या करती है? जितना भी आपने पैसा जमा कराया है उसका एक भाग क्या करती है? जो बैंक होते हैं वो क्या करते हैं? कौन से? वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक, जैसे कि आरबीआई, सॉरी एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, और जितने भी अन्य प्रकार के बैंक होते हैं जो आरबीआई के नीचे मिलकर काम करते हैं, वो क्या करते हैं? हर महीने फ्राइडे तक क्या कहते हैं, उस दिन के लिए उनका कुछ जो परसेंटेज होता है, ठीक है, वो कहाँ जमा करा देते हैं? वो जमा करा देते हैं आपका आरबीआई के पास, ठीक है। जब ज़रूरत पड़ेगी तो उनकी मदद करेंगे, ठीक है। अगर सीआरआर का कुछ ना कुछ रेट होता है, अगर उसको पूरा नहीं करती है सरकार, वो क्या कौन नहीं करती है? बैंक, तो उनका जो लाइसेंस होता है वो रद्द कर दी जाती है। मान के चलो कोई बैंक है, उनको बताया गया कि इतना % सीआरआर होना चाहिए, तो टोटल आपका जितना भी मांग जमा है, जितना भी टोटल डिपॉजिट है, जितना भी आपके पास पैसा है बैंकों के पास, आपको इतना % जमा कराना है आरबीआई के अंदर। और आरबीआई की ये बात नहीं मानते कोई बैंक, तो उनका क्या 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 कर दिया जाता है उनके साथ या तो उनके पास क्या पेनल्टी लगाते हैं या उन पर क्या कहते हैं, उनका लाइसेंस रद्द कर देते हैं, ठीक है। एज अ सुपरवाइज़र, ठीक है। बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंक क्यों बोला जाता है? एज अ सुपरवाइजर भी वर्क करता है। तो कैसे? द रेगुलेशन ऑफ बैंक मे बी रिलेटेड टू देयर लाइसेंसिंग ब्रांच एंड ब्रांच एक्सपेंसेस, लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स, ठीक है, ऑफ एसेट, amalgamation, merging of banks and the liquidation, the winding up of the banks। मतलब कि एज अ सुपरवाइज़र भी काम करता है। कैसे? अगर किसी भी बैंक को नई ब्रांच खोलनी है तो वो लाइसेंस कहाँ से लेगा? आरबीआई से।
कोई नया बैंक आना चाहता मार्केट के अंदर, कहाँ से लाइसेंस लेगा? आरबीआई से। ठीक है, जितना भी पैसा आता है सरकार के पास, क्या कहते हैं, बैंकों का जितने भी पैसा होता है उनका वैल्यूएशन कौन लगाता है? आपका आरबीआई। ठीक है, समालेखन मतलब बैंकों का विलय, मतलब कि जब पता होगा इंदिरा गांधी की जब सरकार आई थी 1974 में, तब 14 बैंकों का उसने क्या किया था? राष्ट्रीयकरण किया था। तो वो कौन करता है? सरकार नहीं करती है, कौन करता है? सरकार का बैंक होने के नाते वो ये काम कर सकता है। ठीक है, और किसी भी बैंक का दर्जा ख़त्म करना हो किसी को, तो उसका लाइसेंस जब्त करना वो कौन करता है? वो भी कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, बैंकर्स बैंक होने के नाते, ठीक है, सी आ गया लेंडर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक्स। केंद्रीय बैंक का अंतिम उपाय ऋणदाता कार्य, मतलब कि द पूल ऑफ फंड विद इन सेंट्रल बैंक सर्व एज अ सोर्स फ्रॉम विच इट कैन मेक एडवांस टू बैंक temporarily in need of funds acting in its capacity as lender of last resorts। ठीक है, केंद्रीय बैंक के पास जमा निधियों को पूल एक स्रोत के रूप में कार्य करता है, जिससे वह अस्थायी रूप में धन की आवश्यकता वाले बैंकों को अग्रिम राशि दे सकता है, जो अंतिम उपाय ऋणदाता के रूप में अपनी क्षमता में कार्य करते हैं। देखो, कुछ बहुत सारे बैंकों से क्या होता है, क्या कहते हैं, कुछ पार्ट क्या होता है कि आरबीआई के पास या आरबीआई ने भी एक पूल बना रखा होता है, एक ऐसा फंड बना रखा होता है, एक पूल मतलब कि फंड बना रखा होता है। जब जरूरत पड़ती है किसी बैंक को, जैसे कोई बैंक घाटे में चल रहा है और उसको कहीं से भी क्या नहीं मिल रहा है, लोन नहीं मिल रहा है, तो उस टाइम किससे मदद मांगेगा? वो अंतिम ऋणदाता के रूप में, लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्स फंक्शन के रूप में, जो आपका व्यापारिक बैंक, वो जो अन्य बैंक होंगे, किससे मदद मांगेंगे? वो मांगेंगे आपके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अर्थात आरबीआई से। ठीक है, इट मीन्स दैट इफ कमर्शियल बैंक फेल्स टू गिव फाइनेंशियल अकोमोडेशन फ्रॉम एनी वेयर इट अप्रोचेस द सेंट्रल बैंक एज अ लास्ट रिजॉर्ट, सेंट्रल बैंक एडवांसेस लोन टू सच बैंक अगेंस्ट अप्रोप्रिएट सिक्योरिटीज। मतलब कि इसका अर्थ ये है कि वाणिज्य बैंक किसी भी वित्तीय संस्थान द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त करने में विफल रहता है तो अंतिम उपाय के रूप में केंद्रीय बैंक से संपर्क करता है। वो जो मैंने आपको बता दिया, केंद्रीय बैंक ऐसे बैंकों को अनुमोदित प्रतिभूतियों के विरुद्ध ऋण प्रदान करता है। सिक्योरिटीज मतलब कि अगर मान के चलो वो 3000 करोड़ का लोन कर रहा है, तो उसके पास ऐसी कुछ सिक्योरिटी होनी चाहिए, गोल्ड हो गया, कुछ ना कुछ बॉन्ड्स हो गए, वो कहाँ जमा कराएगा? वो जमा कराएगा किसके पास? वो जमा कराएगा आरबीआई के पास, जिनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 3000 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, द बैंकिंग सिस्टम ऑफ कंट्री डज नॉट सफ़र फ्रॉम एनी सेटबैक, मनी मार्केट रिमेन्स स्टेबल। देश की बैंकिंग प्रणाली को किसी भी तरह की बाधा का सामना नहीं करना पड़ता है, मुद्रा बाजार स्थिर रहती है। मतलब कि कोई बैंक को पैसे की जरूरत है, उसको कहीं से भी नहीं मिल रहा है, तो कहाँ से लेगी? वो आरबीआई से। और आरबीआई क्या करता है? इससे मार्केट के अंदर क्या करता है? स्टेबिलिटी स्थापित करता है। क्लियरिंग हाउस ऑफ ट्रांसफर्स एंड सेटलमेंट्स, आरबीआई सेटल्स म्यूचुअल्स इंडिपेंडेंस बिटवीन बैंक्स। हस्तांतरण और निपटान के लिए क्लियरिंग हाउस, आरबीआई बैंकों के बीच आपसी ऋणग्रस्तता का निपटान करता है। ये बैंकों से बैंक भुगतान एकत्र करने की पूरी प्रक्रिया को आसान और बहुत कम समय लेने वाला बनाता है। इट मेक्स इंटायर प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग बैंक टू बैंक पेमेंट ईजी, मच लेस टाइम कंज्यूमर। जैसे कि अभी यूपीआई, अगर मान के चलो अब यूपीआई आ चुका है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, है ना, ये क्या करता है? पेमेंट करने में क्या होती है? आसानी होती है। तो बैंक्स के क्या होते हैं? अपने अपने सर्वर्स होते हैं। क्या होते हैं सर? वो सर्वर्स किससे कनेक्ट रहता है? मेन सर्वर से, मतलब कि आरबीआई से। तो किसी भी बैंक को कहीं से भी पैसे की जरूरत पड़ रही है या फिर लेन देन करना हो तो ईजिली वो कर सकते हैं। तो ये जितना का बैंकिंग सिस्टम बना रखा है वो किसकी निगरानी में हो रहा है? आपका आरबीआई के। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, ऋण नियंत्रण, इसको मैं थोड़ा और आगे समझाऊँ तो बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स हो गया, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन समझा दूंगा ना मैं आपको, तब ये चीज़ें समझाएंगे ऋण नियंत्रक के रूप में कैसे काम करता है। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, this is the most crucial function played by any central bank in the modern times. Central banks are supposed to regulate and control its the volume, the direction of credit by the using the, ये एक आधुनिक समय में किसी भी केंद्रीय बैंक द्वारा निभाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। केंद्रीय बैंक को ऋण की मात्रा और दिशा को विनियमित करने के लिए नियम का उपयोग करना चाहिए।
देखो मैं अब आपको बताता हूँ, जब मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन होता है, मतलब कि महंगाई जब होती है, ठीक है, और या फिर जब मंदी होती है, मतलब कि डिफ्लेशन जब होता है, तो उस टाइम पे क्रेडिट को उनको कंट्रोल करना पड़ता है। क्रेडिट मतलब कि कितना बैंक जो अन्य बैंक जो कमर्शियल बैंक जो हो गए, अन्य व्यापारिक बैंक हो गए, ठीक है, वो बैंक कितने पैसा लोगों को दे रहे हैं लोन पर, तो वो उसको कंट्रोल कौन करता है एक टाइम पे जब ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन कंट्रोल करता है, आरबीआई, ठीक है, समझा। वो बैंक्स को बोलता है और बैंक को करना ही पड़ता, अगर नहीं करते तो उनका लाइसेंस या उन पर पेनल्टी लगा दी जाती है। इसके दो तरीके, एक होता है क्वांटिटेटिव मेथड और एक होता है क्वालिटेटिव मेथड, ठीक है। पहले समझते हैं किस तरीके से मेहनत करती है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल कैसे करते हैं क्रेडिट को। दो टेक्निक्स, एक होता है क्वांटिटेटिव टेक्निक या मेथड, एक होता है क्वालिटेटिव टेक्निक्स या मेथड। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स आर दोज टेक्निक्स which influences the volume of credit in the economy, like open market operations, बैंक रेट पॉलिसी, रेपो रेट पॉलिसी एंड रिवर्स रेपो रेट पॉलिसी। मात्रात्मक तकनीकों क्या होती, मात्रात्मक तकनीक ये तकनीक है जो अर्थव्यवस्था में ऋण की मात्रा को प्रभावित करती है, जिसमें खुले बाजार की क्रियाएं, परिचालन, बैंक दर नीति, रेपो और रिवर्स रेपो रेट आती है। जब इन चीज़ों को समझा दूंगा तो ये चीज़ें क्वालिटेटिव मेथड्स भी आपको समझ आ जाएगा। बैंक रेट क्या होती है, रिजर्व खुले बाजार की क्रिया क्या होती है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, उनको जब समझ लेंगे तो इन चीज़ों को थोड़ा और समझ आ जाएगा, ठीक है। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में क्या होती है, देखो क्वांटिटेटिव मेथड से क्या होते हैं, कितनी मात्रा में ऋण देना जाना चाहिए, ठीक है, मतलब कि मतलब कि कितना मार्केट में पैसा आ रहा है जा रहा है, उसकी मात्रा को नियंत्रित किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है क्वांटिटेटिव मेथड्स के थ्रू। और क्वालिटेटिव मेथड्स के थ्रू क्या किया जाता है, वो पैसा किस दिशा में जाएगा, कहाँ जाएगा, उसके थ्रू उन चीज़ों को जो क्रेडिट कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान के चलो कोई क्रेडिट क्वालिटेटिव टेक्निक्स में आ जाएगी, जैसे कि मान के चलो आपका कहा जाता है कि फिलहाल जो है क्या कहते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर जो आपका प्राइमरी सेक्टर है, कृषि क्षेत्र जो है, वहाँ पे मान के चलो बहुत से किसान जो होते हैं वो अपने लिए क्या नहीं खरीद पाते, खाद तक नहीं खरीद पाते अपने लिए, ठीक है। तो सरकार क्या करती है, सरकार कहती है कुछ ना कुछ पार्ट 10 से 12% जितना भी उनको लोन मिलता है ना बैंक्स को, उनके लिए क्या करती है, एक मैंडेटरी कर देती है, आपको 10 से 12% किसको लोन देना है, प्राइमरी सेक्टर्स को, मतलब कि किसानों को, ठीक है। तो ये क्या होगा, दिशा बता दी, मतलब कि कहाँ देना है, प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है। समझ आ गया नहीं आ गया आपको। क्वालिटेटिव टेक्निक्स में क्या होता है, जो लोन्स जो दिए जा रहे हैं किस दिशा में देने, कहाँ दिए जाने हैं, किस किस क्षेत्र को दिए जाने हैं या फिर किस किन लोगों को दिए जाने हैं, ये डिसाइड किया जाता है। तो इसकी टेक्निक्स क्या होगी, मार्जिन आवश्यकता है, नैतिक दबाव मतलब कि मोरल सुवेशंस, ठीक है, ऋण राशनिंग, बैंक दर, ब्याज की वह दर, ठीक है। समझ आ गया नहीं आ गया, ये था आपका। आप समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंक रेट। बैंक रेट इज द रेट ऑफ विच इंटरेस्ट एट विच कंट्रोल बैंक लैंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक और लॉन्ग पीरियड्स। मैं आपको समझाता हूँ, देखो जैसे ये आरबीआई है, ठीक है, और ये क्या है आपका बैंक है, ठीक है। जब मान के चलो बैंक को क्या कहते हैं, बैंक के पास पैसा नहीं मिलता, बैंक को क्या नहीं मिलता है, कहीं से भी लोन नहीं मिल रहा, उसको पैसे की ज़रूरत हो, ठीक है, और उसको अपनी फाइनेंशियल डिस्प्यूट ख़त्म करने हो, ठीक है, तो वो कहाँ जाएगी, आरबीआई के पास जाएगी। क्या जाएगी, आरबीआई के पास जाएगी, ठीक है। तो आरबीआई कहता है ठीक हाँ आपको मैं दे दूंगा, क्या दे दूंगा, लोन दे दूंगा, ठीक है। तो एक दर होती है जिस रेट पर वो पैसा दिया जाता है, कुछ ना कुछ तो ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, किसको बैंक्स को, कमर्शियल बैंक को। कौन देता है, कौन देता है, आरबीआई, किसको, बैंक को।
तो बैंक रेट क्या है, एक ऐसी रेट है जिस पर ऐसी दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक, सॉरी केंद्रीय बैंक किसको किसको लोन देता है, आपका व्यापारिक बैंकों को। ठीक है, बैंक रेट, अब इसको थोड़ा डेफिनेशन से समझे। बैंक रेट इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच सेंट्रल बैंक लैंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक फॉर लॉन्ग, मतलब कि लॉन्ग टाइम के लिए। अगर आपको लोन लेना हो, क्या कहते हैं, लंबे टाइम के लिए, तो आपको कौन सा रेट रखना पड़ेगा, बैंक रेट, ना कि रेपो रेट। रेपो रेट जब पढ़ाऊंगा तो वही समझेंगे। ठीक है, ब्याज की वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को लंबी अवधि के लिए क्या देता है, पैसा उधार देता है, मतलब कि 120 दिन से ज़्यादा के दिन के लिए। ठीक है, आप समझते हैं इन्फ्लेशन समझते हैं और डिफ्लेशन समझते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। ठीक है, हेलो, ठीक है, 2 सेकंड हो जाइए। ठीक है, ये हो गया आपका पिक्सल पेन। ठीक है, ये सही है। ठीक है, एक बार ठीक है, 2 मिनट देखना, जो प्रिंट को देख लेता हूँ उसको करो। मैं आपको दिखाता हूँ आपको, थोड़ा इसको वो कर लीजिएगा, कहते हैं आगे बढ़ा लीजिएगा। वो दिखाता हूँ मुझे, ठीक है।
ठीक है, आपको समझाऊँ कैसे होगा। ठीक है, इन्फ्लेशन देखते हैं। इन्फ्लेशन में देखो क्या आता है, आप समझते हो, थोड़ा सा इसको मैं समझाने का प्रयास करूँगा किस तरीके से, पेंट के थ्रू समझते। देखो इन्फ्लेशन क्या होती है, देखो एक होती है इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को लिखूँगा INF, इन्फ्लेशन, ठीक है, INF, ठीक है। और एक होगी आपकी डिफ्लेशन, क्या होगी, डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है आपका महंगाई, और डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है, मंदी। इन्फ्लेशन में क्या होगा और आपका डिफ्लेशन में क्या होगा वो समझते हैं। देखो इन्फ्लेशन में क्या होता है, देखो इन्फ्लेशन में क्या होता है, जो मनी फ्लो जो होता है सर देश के अंदर, जो पैसा होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। लोगों के पास पैसा ज़्यादा रहेगा, उनकी इनकम क्या होगी, अधिक होगी, ठीक है। लोगों के पास पैसा होगा खर्च करने के लिए, ठीक है। अब लोगों के पास जब डिमांड ज़्यादा रहती है, क्या रहती है, डिमांड क्या रहती है, ज़्यादा रहती है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए प्राइसेस को क्या कर दिया जाता है, उसको प्राइसेस को मार्केट के अंदर क्या कर दिया जाता है, हाई कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है, इसको कंट्रोल करने के लिए। जब हम मार्केट पढ़ेंगे इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में समझाएगा, ठीक है। तो जैसी प्राइस क्या कहते हैं बढ़ेगा, क्योंकि पता है लोगों के पास, सबको पता है कि कोई भी इंसान, डिमांड ज़्यादा मतलब लोग, बहुत से लोग खरीदारी करने के लिए, कोई अगर कितने भी दाम लगाएंगे तो लोग खरीद लेंगे, ठीक है। तो जैसी प्राइस बढ़ेगा, जैसी प्राइसेस बढ़ता है, प्राइस जैसी बढ़ेगा तो क्या होगा, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड आपकी डिमांड। जैसे प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, डिमांड जो होगी आपकी गिरना शुरू हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिमांड जो होगी आपकी D4 डिमांड क्या हो जाएगी, वो गिरना क्या हो जाएगी, वो गिरना शुरू हो जाएगी। क्या हो जाएगी, गिरना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये DD, ठीक है, इन्वर्स रिलेशन प्राइस के बीच में और डिमांड के बीच में, ठीक है। इस टाइम क्या है आपकी इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के इसका मतलब क्या होता है, महंगाई। महंगाई क्यों होती है, तब लोगों के पास डिमांड ज़्यादा होती है। तो इस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए प्राइसेस, मार्केट में क्या होता है, प्राइसेस को बढ़ा दिया जाता है, और जैसे ही प्राइसेस बढ़ते हैं तो डिमांड आपकी कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है। ये होती है प्राइसेस। तो इस टाइम क्या हो रहता है, मेनली इसका कहने का मतलब ये, इन्फ्लेशन की स्थिति में क्या रहता है, जो प्राइसेस रहते हैं वो क्या रहते हैं, हाई रहते हैं। वहीं आपका डिफ्लेशन में क्या रहता है, डिफ्लेशन जो होता है, डिमांड क्या रहती है, लोगों के पास पैसा बहुत कम होता है खरीदारी के पास, ठीक है। मतलब कहने का मतलब डिमांड कब हाई रहती है, जब उसके पास पैसा ज़्यादा रहता है। तो मनी जो सप्लाई होती है, जिसको बोलते हैं हम मनी सप्लाई, क्या बोलते हैं इसको हम, मनी सप्लाई, क्या बोलेंगे इसको, मनी MS, क्या बोलेंगे इसको, मनी सप्लाई। वो क्या रहती है इसके अंदर हाई रहती है। किसके अंदर, इन्फ्लेशन के अंदर। मुद्रा की आपूर्ति इसको बोलते हैं। जब लोगों के पास मुद्रा आपूर्ति का मतलब होता है लोगों के पास कितना पैसा है, जब भी पैसा ज़्यादा रहता है तो लोगों की डिमांड भी क्या होगी, ज़्यादा रहेगी, और लोग ज़्यादा खरीदारी करेंगे। तो इसको कंट्रोल करने के लिए मार्केट में प्राइस हाई रहती है। क्या रहती है, हाई। तो कुछ मात्रा में डिमांड कम, तो महंगाई की स्थिति बनी रहती है। और प्राइस में क्या होता है, मनी सप्लाई क्या रहती है, प्राइस डिफ्लेशन के अंदर क्या रहता है, डिफ्लेशन के अंदर क्या रहता है, यही जो मनी सप्लाई होती है वो क्या रहती है, वो क्या होती है, वो आपकी कम होती है। क्या होती है, आपकी कम होती है, लो होती है। लोगों के पास पैसा कम नहीं होता है। तो इस डिमांड को बढ़ाने के लिए क्या कहते हैं, इस डिमांड को बढ़ाने के लिए, ठीक है, जो प्राइस होते हैं वो क्या कर दिए जाते हैं, वो प्राइस होते हैं क्या हो जाते हैं, क्या होते हैं, कम कर दिए जाते हैं, जिससे आगे जाके पढ़ाई डिमांड में। और आपको एक चीज़ पता है कि प्राइस में, किसी भी कमोडिटी की प्राइस में और उसके डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। तो डिमांड होती है वो क्या हो जाती है, फिर धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो जाती है। इसको लगता है थोड़ा टाइम, क्या लगता है, टाइम लगता है। कुछ नहीं पड़ा। तो इन्फ्लेशन हमने समझा, इन्फ्लेशन दो स्थिति है, एक है आपका ये, ठीक है, इन्फ्लेशन हो गया, और एक क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका डिफ्लेशन, ठीक है। मुझे अभी पेन चलाना नहीं आ रहा तब चलाऊंगा। ये क्या है आपका, ये हो गया डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन में क्या है, डिमांड लोगों की ज़्यादा है। क्यों, लोगों के पास मनी सप्लाई क्या है, मनी सप्लाई जो है वो ज़्यादा है। और डिफ्लेशन में क्या है, मनी सप्लाई क्या है, कम है। क्या है आपकी, कम है। तो डिमांड ज़्यादा है, तो इस डिमांड को कम करने के लिए प्राइस बढ़ जाएगी। जैसी प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, वो घटना शुरू हो जाएगी। जो प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा संबंध होता है, कैसा रिलेशन होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। तो फिर इस संबंध होता है, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घट जाएगी। और डिफ्लेशन में क्या होता है, जो डिमांड जो होती है वो क्या होती है, लोगों की क्या होती है, वो होती है बिल्कुल
कम क्या होती है, कम। तो इसको बढ़ाने के लिए प्राइसेस को ख़त्म कर दिया, गिरा दिया जाता है, ठीक है। जैसे प्राइसेस गिरते हैं तो डिमांड जो होती है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि इन्फ्लेशन के अंदर महंगाई मतलब कि प्राइसेस जो रहते हैं हाई रहते हैं चीज़ों के, और डिफ्लेशन के अंदर मतलब कि मंदी मतलब क्या, मतलब कि चीज़ों की क्या रहती है वो कम, मतलब कि प्राइसेस क्या रहते हैं, कम रहते हैं। ये तो प्राइसेस हाई, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में क्या होता है, लो होता है, ठीक है। ये हमने समझा। अब थोड़ा मैं समझाता हूँ, थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा और चेंज कर लूँ, ठीक है। अब थोड़ा समझते हैं इसको और, ठीक है। अब बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट को हम समझ लेते हैं एक बार और, ठीक है। बैंक रेट को और समझ लेते हैं भाई हम। कंट्रोल एंड, ठीक है। इसको मैं काट दूँ एक बार, फिर देखता हूँ। देखो बैंक रेट में क्या होता है, कौन पैसा देता है, किसको देता है, ये बैंक्स हो गया आपका, कौन सा बैंक हो गया, 2 मिनट हो गया, ये हो गया आपका, 2 मिनट हो गया, 2 सेकंड हो गया, ये हो गया आपका कमर्शियल बैंक। कौन सा बैंक आएगा, मैं फिर टाइप करूँ क्या, टाइप कैसे करेंगे, हाँ ये आपका आ जाएगा कॉमर्शियल बैंक, क्या आ जाएगा, कमर्शियल बैंक, ठीक है। और यहाँ पर आएगा क्या आपका, यहाँ पर आपका आएगा सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक। और ये क्या हो जाएगी, जनता, मतलब कि पीपल, ठीक है। अब समझते कैसे, ठीक है। अब ब्रश निकालो भाई, ब्रश निकालते हैं। ये क्या है आपका, ये आपका है कमर्शियल बैंक, क्या है आपका, ठीक है। बस थोड़ा कर लेता हूँ मैं थोड़ा, ये क्या है आपका कमर्शियल बैंक, क्या है आपका कमर्शियल बैंक, ठीक है। और ये क्या है आपका सेंट्रल बैंक, ठीक है। तो बैंक रेट क्या होते हैं, जिस पर वो पैसा उधार देती है, ठीक है। तो ये अभी ये क्या चल रही है, ये हो गया आपका पैसा दे दो, पैसा, अरे रुपी ले लो, रुपी, अरे रुक तो कैसे बनाऊंगा, रुपी, ये हो जाएगा आपका रुपी का सिंबल हो गया, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका, और यहाँ से क्या चल जाएगा, इसको क्या मिल जाएगा, ये दे देगा इसको क्या, ये दे देगा आपको, ये देगा इसको आपका रेट, क्या होगी, बैंक रेट, बैंक रेट पर क्या देगा, पैसा उधार दे देगा, ठीक है, BR जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये पैसा जो इनके पास आ जाएगा तो ये पैसा किसके पास जाएगा, लोन के रूप में लोगों के पास, किसके पास जाएगा, लोगों के पास, किसके पास जाएगा, लोगों के पास, किसके पास जाएगा, लोगों के पास। एक बार देख लेता हूँ रुका, देखता हूँ। ये पैसा किसके पास जाएगा, ये पैसा जाएगा लोगों के पास, किसके पास जाएगा, लोगों के पास, ठीक है, ठीक है। जब लोग उधार लेंगे तो बैंक से, ठीक है, ठीक है। इन्फ्लेशन में समझते हैं, डिफ्लेशन में समझते हैं, ठीक है। अब देखो मैं डालूंगा इसको, ठीक है। अभी क्या मांगा इनसे, इन्होंने क्या मांगा इससे, रुक जाओ, इनसे क्या मांगा था, ये रुपया मांगा था कि इन्होंने, किससे, सेंट्रल बैंक, और उन्होंने क्या दे दिया, पैसे दे दिए, ठीक है। जब इन्फ्लेशन होती है, इन्फ्लेशन मतलब कि समझते हैं, यहाँ पर देखते हैं, कहाँ गया आपका, काट यार इसको। जब इन्फ्लेशन होगी आपकी, तो इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या होगा, वो स्टूडियो कहाँ गया, इन्फ्लेशन के टाइम में क्या होगा, इन्फ्लेशन के टाइम में होगा ये कि जो आपका, ये रहा आपका, मैं सीन चेंज कर देता हूँ एक बार, ठीक है। तो एक बार पढ़ ले, पहले फिर पढ़ते हैं।
ड्यूरिंग इन्फ्लेशन एक्सेस डिमांड इंक्रीजेज इन द मार्केट, द बैंक रेट विल बी मेक लोन मोर एक्सपेंसिव फॉर द कमर्शियल बैंक, देयर बाय परस्यूइंग द बैंक रेट टू इंक्रीज। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा हो जाएगा अगर आप वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे बैंक रेट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।